अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कैसी तबीयत है? सब सेट हैं? नहीं, अलीज़ा सेट नहीं है। क्यों? ऑनलाइन पढ़ाई बहुत मुश्किल लग रही है? देखिए, हर चीज का फायदा और हर चीज का नुकसान होता है। आप क्लासरूम डायनामिक्स को मिस कर रहे होंगे, जिसमें आपको बराबर में आपके फ्रेंड्स आपको कुछ ना कुछ फुलझड़ियां छोड़ रहे होते हैं क्लास में, टीचर के पढ़ाने पे कमेंट कर रहे होते हैं और टीचर डायरेक्ट पढ़ा रहा होता है, उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है। लेकिन पॉजिटिव ये है कि आप पढ़ भी रहे हैं, साथ में लोगों ने मोबाइल भी छुपाए हुए हैं, नीचे ट्रिंग ट्रिंग फेसबुक के अपडेट्स भी आ रही हैं, वो भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी जा रहे हैं। तो अब इस वक्त तो कोई चेक भी नहीं कर सकता आपको आके, तो तो हर चीज का फायदे हैं अपने। अब ये क्लास में तो इतना आसान नहीं था ना, कुछ लोग करते होंगे लेकिन पकड़े जाते थे बेचारे, अब तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, खुला लाइसेंस मिला हुआ आपको। तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। तो हर वक्त को अल्लाह ताला ने वक्त जो डाला होता है इंसान पे, उस वक्त को एंजॉय करें, अपना जो बेस्ट दे सकते हैं एफर्ट वो दीजिए और बस जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास है हमारी, द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, वो डिस्कस करूंगा। ये इस तरह की टर्म कभी पढ़ी है आपने? कैन यू सी दिस? क्या लिखा है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर कहीं लिखा हो ए बी कॉस थीटा, अगर कहीं लिखा हो क्या ए बी कॉस थीटा, तो इसका क्या मतलब है कि ए बी कॉस थीटा किसके बराबर होता है? ए डॉट बी के। व्हाट इज ए डॉट बी? क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, फिर डॉट प्रोडक्ट किसका? ए और बी का। और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? आवाज आ रही है मेरी सबको या नहीं आ रही? यस, ओके। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट कौन सा होता है? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई किए जाएं, आपस में दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करें और उनमें से दोनों का आंसर स्केलर आए तो उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अगर वो मल्टीप्लाई करें उनका आंसर वेक्टर आए तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर आपने ये भी पढ़ा है कि ए बी साइन थीटा का मतलब होगा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और ए बी कॉस थीटा का मतलब होगा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर कहीं लिखा हो ए बी कॉस थीटा, तो इसका मतलब ए डॉट बी फौरन नहीं बनता। इसको ए डॉट बी कहने के लिए तीन शराइत हैं। अगर कहीं लिखा हो ए बी कॉस थीटा, तो आप तीन सवाल पूछिए इससे। तीन सवाल पूछिए। पहला सवाल, व्हाट इज ए? जवाब आना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। व्हाट इज ए? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। व्हाट इज बी? जवाब आना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। एंड व्हाट इज थीटा? जवाब आना चाहिए एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अगर कहीं लिखा हो ए बी कॉस थीटा, तो तीन लॉजिकल सवाल पूछने जरूरी हैं और उसके तीन लॉजिकल जवाब आने जरूरी हैं। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज थीटा। और ए का जवाब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी का जवाब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और थीटा का जवाब एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर ये तीन जवाब आ रहे हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि ए बी कॉस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू ए डॉट बी या डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और अगर ये तीन लॉजिकल जवाब नहीं आ रहे, मसलन ए, व्हाट इज ए, जवाब आया ए इज अ स्केलर क्वांटिटी फॉर एग्जांपल, तो फिर ये नहीं लिख सकते, फिर ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी के बराबर नहीं हो सकता। तो ये पूरी इक्वेशन जब होगी या कहीं पे भी ए बी कॉस थीटा या ए बी साइन थीटा लिखा है, तो यू मस्ट आस्क थ्री क्वेश्चंस, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज थीटा। एग्रीड? दैट्स योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड,
आप स्केलर क्वांटिटी सुनते आए हैं, वेक्टर क्वांटिटी सुनते आए हैं, तो मुझे बताएगा एरिया क्या होता है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर या वेक्टर? स्केलर के लिए 1 और वेक्टर के लिए 2। जी 2 वाले भी कोई है? एरिया इज अ वेक्टर या सब कह रहे हैं एरिया इज अ स्केलर? मोहम्मद अली ने कहा एरिया इज अ वेक्टर, मेजॉरिटी कह रहे हैं एरिया इज अ स्केलर। ओके, बात यह है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो क्लियरली स्केलर है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो क्लियरली वेक्टर है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन बहुत सारी तो नहीं, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो स्केलर भी हो सकती हैं, मानी जा सकती हैं, और वेक्टर भी मानी जा सकती हैं। तो जब उनको एज ए स्केलर कंसीडर करने की जरूरत है साइंटिफिकली, तो उन्हें स्केलर माना जाता है, और जब उनको वेक्टर कंसीडर करने की जरूरत है और उनकी लॉजिकल डायरेक्शन बताई जा सके तो उन्हें वेक्टर माना जाता है। तो एरिया इज अ क्वांटिटी व्हिच इज कंसीडर्ड in some areas, in some equations as scalar and in other equations as vector. So area can be a scalar quantity and area can be a vector quantity as well. और शर्त ये है उसके वेक्टर होने के लिए कि आप उसकी लॉजिकल डायरेक्शन बताएं। तो एरिया ऑफ अ सरफेस को की लॉजिकल डायरेक्शन बतानी होगी तो आप उसे वेक्टर मान सकते हैं। तो याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में जब भी हम पढ़ेंगे एरिया को, तो एरिया विल बी कंसीडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में जब भी एरिया को पढ़ा जाएगा तो एरिया विल बी कंसीडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज टेकन एज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस का जो एरिया होता है उसकी जो डायरेक्शन ली जाएगी वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ली जाती है। मसलन ये एक सरफेस है, दिस इज अ सरफेस। अब इस जो सरफेस का एरिया लिया जाएगा दैट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड क्या? परपेंडिकुलर। वो इसके परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो एरिया इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में वेक्टर माना जाता है और वेक्टर के साथ उसकी डायरेक्शन बताई जाती है और इस सरफेस का एरिया हमेशा इसके क्या लिया जाएगा? परपेंडिकुलर लिया जाएगा। समझ आ गई कहानी? लॉजिक समझ आ गई आपको? लॉजिकल डायरेक्शन समझ आ गई एरिया की? ठीक है, क्या लॉजिक है? परपेंडिकुलर क्यों लेते हैं इसे? मैंने कोई लॉजिक बताई है? मैंने तो कोई लॉजिक नहीं बताई। मैंने तो कहा सरफेस है उसका एरिया परपेंडिकुलर लेते हैं। फिर मैंने कहा लॉजिक समझ आ गई? आप कह रहे हैं हाँ आ गई होगी भाई, हमने तो बताई नहीं थी, लेकिन आपको फिर भी आ गई लॉजिक समझ में। तो आपको मतलब कुछ भी समझ सकते हैं, अब हम क्या करें भाई? तो हमेशा बात सच बोला कर, नहीं समझा कि नहीं सर क्या बोल रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रहा इसकी लॉजिक क्या है, परपेंडिकुलर क्यों ले रहे हैं, पैरेलल क्यों नहीं ले रहे? व्हाई टेक इट परपेंडिकुलर टू द सरफेस? तो आप लॉजिक सुनिए। बात यह कि एरिया किसके बराबर होता है? डैश इंटू डैश। क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। सुना है कभी? लेंथ इंटू ब्रेथ इज कॉल्ड एरिया। नहीं सुना? सुना है ना? शुक्र, डर गया, वरना मैंने कहा क्लास 5 से शुरू करना पड़ेगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज कॉल्ड एरिया। ठीक, तो अगर एरिया वेक्टर है, अगर हम एरिया को वेक्टर मानने जा रहे हैं ना, उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं तो उसको वेक्टर मानने जा रहे हैं, तो अगर एरिया वेक्टर है तो वो बाद में वेक्टर होगा, पहले तो लेंथ और ब्रेथ वेक्टर होंगे, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इज कॉल्ड एरिया। आपने पढ़ा है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इज कॉल्ड एरिया। तो अगर एरिया वेक्टर हुआ तो बाद में वेक्टर होगा, पहले लेंथ इंटू ब्रेथ वेक्टर होंगे। और जब वेक्टर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर तो उसे क्या बोलते हैं? When vector into vector is a vector, उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे आती है? राइट हैंड रूल से। एक्सेलेंट। रोटेट द फर्स्ट वेक्टर इनटू द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर एंड थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट।
ठीक है। और जिसको राइट हैंड रूल अप्लाई नहीं भी करना आता तो उसको हम सिखा देंगे, डोंट वरी, इंशाल्लाह। अभी आगे चल के बहुत यूज करना होगा, लेकिन फिलहाल अगर नहीं भी यूज करना आता तो भी इतना तो पता है कि फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर जब करेंगे तो थंब जो थर्ड वेक्टर की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ इशारा करेगा वो हमेशा फर्स्ट और सेकंड वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। द क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। अगर A क्रॉस B इज इक्वल टू C, ये क्रॉस प्रोडक्ट है C A और B का, तो जब आप A क्रॉस B करेंगे राइट हैंड रूल से तो C इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। सही। तो इसी तरह से व्हेन एरिया इज अ वेक्टर तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया बाद में वेक्टर होगा, पहले लेंथ और ब्रेथ वेक्टर माननी पड़ेंगी। जब लेंथ और ब्रेथ वेक्टर मानी गई और वो क्रॉस करेंगे और उसका आंसर एरिया आएगा, तो वेक्टर इनटू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर का मतलब दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। ना क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल का मतलब लेंथ, ये क्या है, ये क्या है लेंथ, ये क्या है ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ L क्रॉस B, लेंथ इनटू ब्रेथ L क्रॉस B, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन सरफेस क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। तो एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, why it is length into breadth। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की which becomes area, तो वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आता है। तो एरिया ऑफ अ सरफेस इज ऑलवेज टेकन एज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और आपको मैं याद दिलाऊं, अभी ज्यादातर लोगों ने बोला एरिया इज अ स्केलर, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपने एरिया को एज अ वेक्टर कैलकुलेट भी किया। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में स्केलर एंड वेक्टर का चैप्टर था, क्रॉस प्रोडक्ट का टॉपिक था, और आपसे कहा गया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालें, याद आया। और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए आपने किया था हाफ बी क्रॉस सी अपॉन हाफ बी क्रॉस सी, याद है। तो बी क्रॉस सी का हाफ लिया था दो साइडों का, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के लिए दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला था क्रॉस प्रोडक्ट से। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड फॉर मैग्नेटिज्म। तीसरी बात आज के लिए, कल पढ़ा चुके, हम दोबारा डिस्कस करेंगे क्विकली कि लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी डिटरमाइन करती है क्या। द डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी किसी जगह पर लाइंस ऑफ फोर्स बहुत करीब करीब हैं और किसी जगह जरा दूर दूर है, तो जहां दूर दूर है इसका मतलब वहां इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम है, और जहां करीब करीब है इसका मतलब वहां इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सो द डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इट डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब टॉपिक की तरफ आते हैं। तो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए। नाउ लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। ओके, अगर एक चार्ज है तो उसके गिर्द क्या होगा, उसके अराउंड क्या होगा चार्ज के, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एक्सेलेंट। तो अगर एक चार्ज है उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। आपने कल पढ़ा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो अगर आपके पास एक चार्ज है उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन को दिखाने के लिए बनाते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सही। तो अब जरा थोड़ा इमेजिन करना शुरू कीजिए कि एक चार्ज है, नजर आ रहा है आपको,
कैन यू सी अ चार्ज? इमेजिन करें, नहीं आंखों से नहीं, दिल की आंखों से देखें, इमेजिन करें, तसव्वुर में सोचिए एक चार्ज है, बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा चार्ज है, ठीक है, तो उसके गिर्द एक इलाका है, उसका नाम रखा हमने क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट की स्ट्रेंथ है, उसका नाम रखा हमने क्या? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब उस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाने के लिए हमने क्या बनाए? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो उस चार्ज के गिर्द जो इलाका है उसमें बहुत सारी लाइनें गुजर रही हैं, और वो लाइनें क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। जैसे हमने कल कहा था कि अगर आइसोलेटेड चार्ज है तो उसकी जो फील्ड होगी उसमें से जो लाइन ऑफ फोर्स गुजरेंगी दे विल रिजेंबल दैट ऑफ अ व्हील, और उसे हम कहेंगे क्या? रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ इस तरह की फील्ड बनेगी। तो आपके तसव्वुर में भी आना चाहिए कि अगर एक चार्ज है, उसके गिर्द एक इलाका है और चार्ज में से लाइनें निकल रही हैं और वो बड़ा खूबसूरत सा मंजर पेश कर रही हैं, और उसे कह रहे हैं हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा अच्छा मौसम है, और समंदर के किनारे बैठे हुए हैं आप, और चार्ज नजर आ रहा है आपको, और चार्ज की गिर्द फील्ड नजर आ रही है, और उसमें से लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही है। तो ये इमेजिन करना है, इट्स इमेजिनरी, रियलिटी में नहीं होती लाइंस ऑफ। रियलिटी में तो चार्ज भी नजर नहीं आता आपको, लेकिन अभी चार्ज भी दिख रहा है, अभी फील्ड भी दिख रही है, और आपको लाइंस ऑफ फोर्स भी दिखना चाहिए। तो कैन यू सी द लाइंस ऑफ फोर्स नाउ? ओके, तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, लाइंस ऑफ फोर्स बह रहे हैं, दे आर फ्लोइंग, लाइंस ऑफ फोर्स आर फ्लोइंग through the electric field. So this flow of lines of force is captured. अगर इसकी तस्वीर खींचें इमेजिनेशन में, तो आप उस तस्वीर को एक लेबल देना चाहेंगे। तो this flow of electric lines of force is captured in the name, in the title called electric flux. So electric flux means all these lines of force flowing through the electric field. The flow electric field, the flow of electric field is called electric flux. So what is electric flux? लिखिए, the total number of electric lines of force the total number of electric lines of force passing through a surface the total number of electric lines of force passing through a surface perpendicularly is called electric flux through the surface. Is called electric flux through the surface. Is called electric flux through the surface. तो ये इस तरह समझ सकते हैं आप, मिसाल के तौर पर जैसे फॉर एग्जांपल एक पानी का एक स्प्रिंग है, फव्वारा है, या जैसे आपने लॉन में वो देखा है, लॉन में वो लगे होते हैं वाटर स्प्राउट्स लगे होते हैं जो पानी सप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो एक पॉइंट से पानी निकल रहा होता है, चारों तरफ जा रहा होता है फुल स्पीड से, ठीक है। तो वो जो वाटर स्प्राउट है ना, वो जो बाहर निकल रहा है, वो जो पॉइंट है जहां से वो निकल रहा है, वो सोर्स चार्ज, और वो जो वाटर निकल रहा है वो आपकी लाइन ऑफ फोर्स है। अब आपके पास एक फॉर एग्जांपल एक गत्ते का टुकड़ा है, एक सरफेस है फॉर एग्जांपल,
आप वो जो पानी निकल रहा है, आपने उस पानी के किसी एक जगह पे जाके इसको रख दिया, या आपने हाथ से चेक किया, मजा आ रहा है, हाँ हाथ लगा रहे हैं, जैसे फवारे में भी लोग हाथ डालते हैं ना पानी में, तो आपने ऐसे हाथ से चेक किया, तो अब आपके हाथ से कितने पानी की लाइनें गुजर रही है, कितना वाटर गुजर रहा है, आपके हाथ से कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, या सरफेस से कितने लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितने लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस से गुजरेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक flux. So electric flux is defined is like an electric flow. दोबारा इस डायग्राम को समझें, क्या है, सोर्स चार्ज है, उसकी गिर्द क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दिखाने के लिए हमने बनाया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस इस चार्ज से निकल रहे हैं या इस फील्ड में प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहां पर किसी भी हिस्से पे एक सरफेस लाके रख दीजिए और इमेजिन कीजिए कि सरफेस से कितने लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रहे हैं, तो दैट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगेन डेफिनेशन समझ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through a surface perpendicularly is called electric flux through the surface। समझ आई कहानी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जाहिर करते हैं डेल्टा फाई ई से। ये सिंबल फाई कहलाता है, डेल्टा आप जानते हैं, और स्मॉल ई, डेल्टा फाई ई, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जाहिर करते हैं डेल्टा फाई ई से। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज लाइक एन इलेक्ट्रिक फ्लो। और इलेक्ट्रिक फ्लो क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ वेरी पोएटिक कॉन्सेप्ट, शायराना कॉन्सेप्ट है। ये इमेजिनेशन में है सब कुछ, रियलिटी में कुछ नहीं है, सब तसव्वुर में है। तो तसव्वुर में क्या है, चार्ज के गिर्द फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद किसी सरफेस से कितनी गुजर रही है, दैट नंबर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो जितनी ज्यादा गुजरेगी लाइंस ऑफ फोर्स, जितनी ज्यादा गुजरेंगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज्यादा है। और लाइंस ऑफ फोर्स कम गुजरेंगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है। और लाइंस ऑफ फोर्स नहीं गुजरेंगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम जाहिर करते हैं डेल्टा फाई ई से, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बनाएंगे। अभी क्या बनाई थी हमने, लिखी थी अभी क्वालिटेटिव डेफिनेशन। तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन मैं बताता हूं हमेशा, और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन आपसे बनवाता हूं। तो आज भी ये करेंगे, क्वालिटेटिव डेफिनेशन बता दी मैंने, अब इस क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बनानी है। उसके लिए पहले इक्वेशन बनानी होगी। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन याद रखिए हमेशा इक्वेशन से आती है। इक्वेशन से क्वांटिटी का पता चलता है, इक्वेशन से उसकी वैल्यू का पता लगता है। तो इक्वेशन से क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बनेगी हमेशा, हर डेफिनेशन में। और क्वालिटेटिव डेफिनेशन उसकी क्वालिटी है जो बता रही है कि हम इससे चाहते क्या हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वालिटी क्या थी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वांटिटी क्या थी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक चार्ज, दैट वाज क्वांटिटी, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्वालिटी क्या है, फ्लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सरफेस। और क्वांटिटी कैसे आएगी, उसके लिए थोड़ी कॉमन सेंस, थोड़ी लॉजिक यूज करनी पड़ेगी। तो जरा सोचते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इन्हिसार किस पर होगा, व्हाट विल इट डिपेंड अपॉन, किस चीज पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस। तो एक सरफेस से गुजरने वाली लाइंस ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करेगी, एक सरफेस है, ये एक फील्ड है, इसमें आपने सरफेस लाके रख दिया। तो अगर आप इस सरफेस को बड़ा कर दें, इफ यू टेक अ लार्जर सरफेस, इफ यू टेक अ लार्जर सरफेस, अगर आपने एक बड़ा सरफेस कर दिया, ये छोटा सरफेस था, अब ये बड़ा सरफेस कर दिया, इफ यू टेक अ लार्जर सरफेस, तो क्या लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद चेंज हो जाएगी, नहीं ना। ये स्मॉल सरफेस था, ये लार्ज सरफेस है, तो सरफेस कितना भी बड़ा कर दे लाइंस ऑफ फोर्स तो उतनी रहेंगी नहीं, वेरी गुड, चेंज हो जाएंगी। सो द लार्जर द सरफेस,
the greater the number of electric lines of force. The larger the surface, the greater the number of electric lines of force, and the greater the number of lines of force का मतलब the greater the electric flux. सही? So the larger the surface, surface जितना large होगा, electric lines of force उतनी ज्यादा गुजरेंगी, और जितनी ज्यादा गुजरेंगी, electric flux उतना ज्यादा होगा. तो surface के large होने के लिए क्या बोलते हैं उसको physics में या science में? कैसे बोलेंगे surface large है? क्या ज्यादा हो गया उसका? एक्सेलेंट, उसका एरिया ज्यादा हो गया. तो सरफेस का एरिया जितना ज्यादा होगा, द ग्रेटर द एरिया ऑफ द सरफेस, द ग्रेटर द लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस. और छोटा सरफेस होगा तो कम फ्लक्स गुजरेगा, कम लाइंस गुजरेंगी. बड़ा होगा ज्यादा गुजरेंगी, और बड़ा होगा और ज्यादा गुजरेंगी. सो द ग्रेटर द एरिया, द ग्रेटर द लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस, द ग्रेटर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज directly proportional to the area of the surface. Electric flux is directly proportional to area of the surface. पहली चीज हमने मालूम कर ली, हमारी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन आधी तैयार हो गई है. पहली चीज मालूम कर ली जिस पे फ्लक्स डिपेंड करता है, दैट इज एरिया ऑफ द सरफेस. ठीक. दूसरी बात, एक्स और वाई रीजन में क्या फर्क नजर आ रहा है? रीजन वाई में लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी ज्यादा है और एक्स में डेंसिटी कम है, लाइंस ऑफ फोर्स दूर दूर हैं. तो अब आप सोचिए कि अगर मैं एक सरफेस यहां लाके रखता हूं रीजन एक्स पे, यहां डेंसिटी लाइंस ऑफ फोर्स की ज्यादा है, यहां डेंसिटी कम है, और डेंसिटी का मतलब इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड. यहां इंटेंसिटी ज्यादा है, यहां इंटेंसिटी कम है. तो अगर मैं एक सरफेस यहां रखता हूं जहां लाइंस ऑफ फोर्स करीब करीब है, और अगर मैं वही सरफेस सेम एरिया का, सेम साइज का सरफेस यहां रखता हूं जहां लाइंस ऑफ फोर्स दूर दूर है, तो क्या दोनों सूरतों में सेम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगे? नहीं. एरिया सेम है, एरिया सेम है, लेकिन एरिया सेम होने के बावजूद जहां लाइंस ऑफ फोर्स दूर दूर होंगी वहां फ्लक्स कम हो जाएगा, जहां लाइंस ऑफ फोर्स करीब करीब होंगी वहां फ्लक्स बढ़ जाएगा. आया ख्याल शरीफ में? सो जिस एरिया में डेंसिटी ज्यादा है, जिस एरिया में, जिस इलाके में डेंसिटी ज्यादा है, जिस हिस्से में डेंसिटी ज्यादा है, वहां लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद बढ़ जाएगी, और लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ने का मतलब फ्लक्स बढ़ जाएगा. और डेंसिटी ज्यादा कम होने का क्या मतलब है? डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा है. सो द ग्रेटर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, the greater the electric intensity, the greater the density of lines of force. Yes, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जितनी ज्यादा होगी, लाइंस ऑफ फोर्स उतने करीब करीब होंगे, और लाइंस ऑफ फोर्स जितने करीब आते जाएंगे, सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स उतना बढ़ता जाएगा. सो द ग्रेटर द इंटेंसिटी, द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी, द ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, एंड द ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, द ग्रेटर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से क्या ताल्लुक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज directly proportional to magnitude of electric intensity. Electric flux is directly proportional to magnitude of electric intensity. तो ये दो मेजर बातें आपने और मैंने मिलकर मालूम की हैं. ये हमें किसी ने बताई नहीं. We just discussed, we used our common sense, we used the logic, and we found out कि electric flux दो चीजों पर डिपेंड करता है. एक चीज का नाम है वो, और दूसरी चीज का नाम है वो. क्या वो? एक चीज का नाम है एरिया ऑफ द सरफेस, और दूसरी चीज का नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. तो एक चीज है एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द सरफेस, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. और तीसरी चीज जो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साइंसदानों ने मालूम की, तीसरी चीज जो एक्सपेरिमेंट के जरिए मालूम हुई, एक हमने मालूम की मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी, ये एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव हुई है,
दूसरी हमने मालूम की एरिया ऑफ द सरफेस, ये एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव हुआ। तीसरी चीज और वो है cos थीटा। तीसरी चीज है cos theta, cosine of angle theta, where theta is the angle between electric intensity and area of the surface. Where theta is the angle between electric intensity and area of the surface. So तीसरी चीज, एक चीज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी समझ आ गई हमारे, दूसरी चीज एरिया ऑफ द सरफेस समझ आ गया हमारे, एरिया ज्यादा होगा फ्लक्स ज्यादा गुजरेगा। तीसरी चीज जो उन्होंने मालूम की वो है कोसाइन ऑफ थीटा, cosine of the angle theta, where theta is the angle between electric intensity and the area of the surface. So flux depends on these three factors. Electric flux is directly proportional to E, delta A and cos theta. ठीक, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को चेंज करेंगे किससे? साइन ऑफ इक्वालिटी से, इक्वल टू से, तो क्या लाएंगे? क्या आएगा? कांस्टेंट। और यहां जो कांस्टेंट आता है वो आपकी खुशकिस्मती से, आपकी खुशकिस्मती से उसकी वैल्यू है 1। तो 1 होने का मतलब है आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है। तो इस कांस्टेंट में यहां जो कांस्टेंट है वो 1 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस थीटा। क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस थीटा। और जब भी कहीं ऐसा कुछ लिखा नजर आए, ये देखें ये ऐसा ही है ना, ए बी कॉस थीटा, तो जब भी कहीं ऐसा लिखा हुआ नजर आए तो इसका क्या मतलब होता है? डॉट प्रोडक्ट नहीं होता इसका मतलब। जब भी कहीं ऐसा लिखा हुआ नजर आए तो 3 सवाल। पहला सवाल, व्हाट इज ई? व्हाट इज ई? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो वेक्टर है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इसका मैग्नीट्यूड है। दूसरा सवाल, व्हाट इज ए? एरिया ऑफ द सरफेस। क्या एरिया ऑफ द सरफेस वेक्टर है? यस, हम वेक्टर के तौर पे ले रहे हैं, तो डेल्टा ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड डेल्टा ए है। तो पहला सवाल लॉजिकल जवाब सही आ गया, दूसरे सवाल का जवाब सही आ गया। तीसरा सवाल, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा ए। तो तीनों सवालों के सही जवाब आ गए। तो अब इसका एक ही मतलब है, वो क्या? कि ई डेल्टा ए कॉस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ E and delta A. So E delta A cos theta की जगह हम लिख सकते हैं क्या? A B cos theta की जगह हम क्या लिख सकते हैं? A dot B। तो E delta A cos theta की जगह क्या लिख सकते हैं? E dot delta A। और फर्क सिर्फ ये है कि ये मैग्नीट्यूड की इक्वेशन है तो इस पे एरो या बार नहीं लगेगा, और ये वेक्टर की इक्वेशन है तो इस पे एरो या बार लगेगा। तो E डेल्टा A cos थीटा इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा A, बिल्कुल वैसे ही जैसे A B cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B। इसी तरह E डेल्टा A cos थीटा इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा A विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। और अगर आप इसको पढ़ दें अपने अल्फाज में तो डेफिनेशन तैयार हो गई। Can anybody read this equation for me? Raise hand. 2 participants have raised hand, sir. 3. जी, किसी को भी ऑन कर दीजिए। The dot product between electric intensity and the area of good. the surface. Next participant, sir. Sir, the dot product of electric intensity and area of the surface is known as electric flux. Excellent. Next participant, sir. This is a dot product of magnitude of electric intensity and surface area. And area of surface. Area of surface. Good. Area of surface. अच्छा, अब सुनिए, आप तीनों ने सही डेफिनेशन बताई, लेकिन तीनों डेफिनेशंस में कुछ कमी है। देखिए, ये ऐसे ही है जैसे आप
छोला चाट मंगवाएं और चाट मसाला ना डालें, नमक भी ना डालें उसमें, तो अगर चाट मसाला और नमक नहीं होगा ना मजा नहीं आएगा, ठीक है, तो छोला चाट किसी काम का ना हुआ। तो इसी तरीके से आप मसाला डालना भूल जाते हैं। सही बोला आपने। ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट किसका? ऑफ क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कहां? जमीन पे या आसमान में? तो बताया नहीं आपने। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ सरफेस। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहां? एट अ सरफेस। एंड दूसरी चीज सही बताया आपने, एरिया ऑफ द सरफेस। बात मुकम्मल नहीं हुई। इज कॉल्ड, इज इक्वल टू मीन्स इज कॉल्ड क्या? बोले इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। पूरा नाम बोलना है। डेल्टा फाई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नहीं, कहां से गुजर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? जमीन से, आसमान से, छत से, दीवारों से, एसी में से, पंखे में से, कहां से गुजर रहा है? तो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ठीक। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस is called this. The dot product of electric intensity at a surface and area of the surface is called electric flux through the surface. अब लिखिए और करके दूसरी तारीफ। और the dot product of electric intensity at a surface, the dot product of electric intensity at a surface and area of the surface the dot product of electric intensity at a surface and area of the surface is called electric flux through the surface. Is called electric flux through the surface. Mathematically, if E is the electric intensity at a surface, E पर बार लगाएंगे वेक्टर शक्ल में। If E is the electric intensity at a surface and delta A is the area of surface, and delta A is the area of surface, then electric flux through the surface will be equation will be क्या? delta phi E is equal to E dot delta A. Delta phi E is equal to E dot delta A. और ये जो डॉट वाली इक्वेशन है हमेशा याद रखिए, इस पे दोनों पर वेक्टर का निशान बनेगा, या बार लगाइए या एरो लगाइए। डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए। और अगर इसकी मैग्नीट्यूड वाली इक्वेशन लिखनी है तो वो क्या होगी? डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू क्या? बताइए। ई डेल्टा ए कॉस थीटा। डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू क्या? ई डेल्टा ए कॉस थीटा। और अब इस पे से देखिए एरो हट गए, जो बार है वो हट जाएगा। ये मैग्नीट्यूड की इक्वेशन है। डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द angle between
where theta is the angle between E and delta A, where theta is the angle between E and delta A. ठीक है, और ये सेंटेंस जो आपने लिखा where theta is the angle between E and delta A, तो इसमें भी E और delta A पर एरो लगेगा, क्योंकि आप जब एंगल बताते हैं तो दो वेक्टर के दरमियान बताते हैं, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा A, तो E और डेल्टा A पर एरो लगेगा। ठीक है, ये हमारी फ्लक्स की इक्वेशन हो गई। अब क्या रह गया इसका? डेफिनेशन के 3 हिस्से होते हैं, स्टेटमेंट हो गई, इक्वेशन हो गया, इक्वेशन हो गई, अब क्या रह गई? यूनिट। तो यूनिट बताइए, फ्लक्स का यूनिट कहां से आएगा, इससे पूछिए। कॉस थीटा का यूनिट क्या होता है? कोई यूनिट नहीं होता, शाबाश। कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता। एरिया का यूनिट क्या होता है? मिलीलीटर, लीटर नहीं, एरिया स्क्वायर में आएगा हमेशा, मीटर स्क्वायर, सही। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट, शाबाश, न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। The unit of electric flux is Newton meter square upon coulomb. आखिरी चीज, इसकी डायरेक्शन भी बता दें क्या होगी। इक्वेशन से पूछिए, इसकी वही डायरेक्शन होगी जो किसकी होगी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। यस? नहीं, या जो एरिया की होगी वो? यस? नहीं, फिर क्या होगी? कोई स्टूडेंट जो कॉन्फिडेंस के साथ डायरेक्शन बता सकता हो मुझे फ्लक्स की? रेज योर हैंड। आइडिया मैंने दे दिया है, इक्वेशन बताएगी आपको, इक्वेशन चेक करें, इक्वेशन बताएगी। अब ये देखना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ली जाए या एरिया की ली जाए या दोनों की ली जाए या दोनों के परपेंडिकुलर लिया जाए। जी कौन? सर इट विल बी परपेंडिकुलर होगी दोनों वेक्टर्स के, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी जनाब। एक जवाब आया है, हसीब भाई ने बताया है कि दोनों के परपेंडिकुलर होगी। और कोई स्टूडेंट? इक्वेशन बताएगी, ये मैं हिंट दे सकता हूं आपको। हसन भाई? सेम आंसर सर, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर्स। दोनों को परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक्सीलेंट। और कोई सोच ले। एमन आगा? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर किसके? टू द वेक्टर, दोनों वेक्टर्स के। गुड। एनीवन एल्स? और कोई स्टूडेंट जो कुछ बेहतर बता सके? क्योंकि राइट हैंड रूल आपने सभी पढ़ाया था ना। राइट हैंड रूल अप्लाई कर दिया आपने, शाबाश। मुझे कोई स्टूडेंट चाहिए जो जरा हट के कुछ बोल दे, आउट ऑफ द बॉक्स। इक्वेशन को गौर से देखें, दिल की आंखों से नहीं देख रहे आप लोग, सिर्फ जाहिरी आंखों से देखते हैं। ई डेल्टा ए कॉस थीटा, चले यहीं अटके हुए, ऊपर चले जाएं, छत पे नहीं, मतलब इसमें ऊपर वाले स्टेप पे चले जाएं। ये क्या है? ये क्या है? ये डॉट। ये क्यों लगा है? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट को। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, उनका आंसर क्या आए? स्केलर आए, तो वो क्या कहलाता है? स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें
और आंसर वेक्टर आए तो क्रॉस प्रोडक्ट, और दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर स्केलर आए तो डॉट प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अभी लिख के आए हैं अपने मुबारक हाथों से, खुद लिखा है और खुद नहीं मान रहे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट मींस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। लिखिए आखिरी जुमला आज के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी and its direction is perpendicular to both E and delta A. And its direction is perpendicular to both E and है। इतने अच्छे बच्चे लिख रहे हैं, अभी भी लिख रहे हैं, शाबाश। सिर्फ इतना लिखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, आगे इट्स डायरेक्शन नहीं लिखनी, डायरेक्शन नहीं है, स्केलर मींस डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ यहां तक लिखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, बस आगे कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो आज जो आपने पढ़ा है इसको आज ही याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेम डे याद कर लीजिए पूरा। तो इसका भी सेकंड पार्ट भी है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स और कुछ और कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। तो आज जो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्वालिटेटिव डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, उसकी इक्वेशन, ये तीनों चीजें सही से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई सवाल आज की क्लास के हवाले से? एनीबॉडी? जी सर, कोई पूछ रहा था सवाल? अच्छा, ओके, एनी क्वेश्चन? नो, ऑल गुड? जाऊं मैं, मतलब दिखलू बहुत हो गया, थक गए? ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।